हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। नई नवेली दुल्हन। आरवी के हाव भाव इतने ठंडे थे कि वंश को अपनी मर्दानगी पर शक होने लगा था। आखिर क्यों थी इस तरह से। सब मेहमान को विदा करने के बाद वंश के शरीर के पोर पोर दुख रहा था। शादी में खूब रौनक थी, पर सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर हाय भाय कर रहा था। सोचा क्यों न एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए। और फिर वंश ने अपनी मम्मी शालिनी को आवाज़ दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर वंश मन ही मन सोचने लगा कि आरवी से भी पूछ लेता हूँ, बेचारी नए घर का पता नहीं कैसे महसूस कर रही होगी। वंश ने धीमे से दरवाज़ा खटखटाया तो आरवी की महीन आवाज़ से सुनाई दी, कौन है? वंश बोला, आरवी मैं हूँ। अंदर जाकर देखा, आरवी एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी है। न होठों पर लिपस्टिक, न आंखों में काजल और न ही कोई साज सिंगार। ऐसा नहीं था कि वंश कोई पुरानी सोच रखता था, पर आरवी के चेहरे पर वह लुगाई नहीं थी जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है। वंश चिंतित स्वर में कहा, ठीक तो हो ना आरवी, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी। और कहते हुए आरवी का स्वर इतना सपाट था कि वंश उल्टे पैर लौट गया। मन ही मन सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने पर पूरा जीवन में खुशी और रुनझुन हो जाती है, पर आरती तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को बंस कितने अरमान के साथ आरवी के पास गया था, कितनी सारी बातें करनी थी, पर उसने देखा आरवी गहरी नींद में सोई हुई है। बस थोड़ा निराशा हुआ, पर फिर हो सकता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन वंश अपने दोस्त नीरज से यह बात बोल रहा था तो नीरज हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी बातों पर शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता है ना, कुछ समय तो एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार छोड़कर आती है तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। आज रात वंश और आरवी अपने हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। वंश ने खुश होते हुए कहा, आरवी पैकिंग करने में मेरा मदद करो। आरवी ठंडे स्वर से बोली, थैंक यू वंश, मैंने कर ली है। वंश को यह देखकर आप बहुत आश्चर्य हुआ कि आरवी का एक बस छोटा सा बैग था जिसमें 4 या 5 टी शर्ट और जीन्स थी। आरवी से बड़ा तो वंश का बैग था। वंश के जीवन में आरवी पहली लड़की नहीं थी, उससे पहले भी उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लड़कियों को तो कपड़े, गहनों और मेकअप से का इतना शौक होता है कि पूरे रास्ते विमान यात्रा में भी आरवी के मुंह पर चिप्पी का ताला लगा हुआ था। वंश तो आरवी की सादगी पर पहले दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर वो छोटा सा काला सा तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों में पड़ते गड्ढे, उठे हुए चीक पोस और लहराते हुए घुंघराले बाल। आरवी के रूखेपन उसे समझ नहीं आ रहा था। मॉरिशस में होटल के कमरे में पहुंचकर आरवी ऐसे सौंप गई जैसे वंश उसके पति नहीं कोई अजनबी हो। वंश ने सोचा शायद आरवी हनीमून में थोड़ी खुल जाएगी। रात को आरवी बाथरूम में नहा कर निकली तो बच्चे जैसी नाइट सूट पहनी थी। वंश का स्वर्ग चल गया। वंश झंझला कर बोला, आरवी तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? आरवी कुछ न बोली, पर उसकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। वंश घबरा गया और बोला, आरवी मेरा वह मतलब नहीं था, सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? आरवी धीरे स्वर से बोली, वंश मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं तैयार नहीं हूँ अभी, और मुस्कुराने दो, पर थोड़ा मुस्कुरा दो। हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिश वंश ही करता रहा। आरवी वहाँ तो कुछ भी नहीं कर रही थी। वंश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस बात करे उसे। दोस्तों को यह बात करेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा और अपनी बीवी को काबू नहीं कर पा रहा है। आरवी को बर्फ जैसे ठंडे व्यवहार वंश के अंदर से जला देता था। वंश जैसे ही रात में आरवी के करीब जाने का कोशिश करता, आरवी की घिन्नी बंद हो जाती। वंश को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे बलात्कारी हो। वंश का मन सिहर उठता।
और वह आरवी को पले ढकेल देता। कभी वंश को लगता कि आरवी के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से। क्या आरवी को कोई समस्या है? मॉरिशस में सीधे वंश और आरवी मुंबई चले आए, जहाँ वंश की नौकरी थी। अगले दिन वंश के ऑफिस जाने के बाद आरवी ने घर का काया पलट ही दी। वंश जब लौटा तो चंगी तरह गया। आरवी की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर घर में वंश के साथ रस बस गई थी। एक दिन वंश आरवी से पूछा, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। तुम्हारी पगफेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी गई थी। आरवी ने कहा, नहीं वंश, मैं ठीक हूँ। वंश की याद आया कि आरवी ने उससे कभी अपने घर की बात करते हुए नहीं देखा, और ना ही वह और लड़कियों की तरह सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। रात के 8 बज गए थे। वंश अभी दफ्तर से नहीं आया था और आरवी बेचैनी से वंश की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही वंश ने घंटी बजाई, आरवी दौड़ी हुई आई और बोली, कहाँ चले गए थे? वंश मुस्कुराते हुए बोला, आरवी कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं। आरवी एक सादा सा कॉटन सा सूट पहनने के लिए निकली थी। तभी वंश बोला, रुको। तुम शिफॉन का मेहरून रंग का गाउन निकाल कर आरवी को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट। अब आरवी तैयार होकर आई तो वंश बोला, आरवी आज इतनी सुंदर लग रही हो, आंखें नहीं ठहर रही है? आरवी शर्माते हुए बोली, वंश तुम कुछ भी बोलते रहते हो। वंश कार में ड्राइव करते हुए सोच रहा था कि शुक्र है कम से कम आरवी हंसी तो। डिनर करते हुए वंश ने आरवी के उस शौक और दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात करते ही आरवी चुप हो गई। वंश को इतना ही समझ में आ गया था कि कोई तो बात है जो आरवी को परिवार से जुड़ी हुई है। 1 महीना बीत गया। आरवी बोलती तो अब भी कम ही थी, परंतु उसके जीवन में रस बस गई थी। वंश का मन पसंदीदा भी अब आरवी जान चुकी थी। खाने में क्या बनाना है जैसे छोटी सी बात को वह वंश से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला आरवी अपने आप से लेने में सक्षम नहीं थी। वंश धीरे धीरे आरवी के घर के साथ साथ बाहर का भी काम भी जिम्मेदारी देने लगा था। जो आरवी घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिझकती थी, अब वही मुंबई के हर कोने में परिचलित थी। परंतु आरवी और वंश का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्यौहार आ गया। वंश ने आरवी के लिए मम्मी की कहे अनुसार साड़ी पहने और चूड़ियाँ भी ले आया था। करवा चौथ के दिन एक दिन पहले ही शाम को ही आ गया था। उसने आरवी को कुछ नहीं करने दिया था। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में वंश ने आरवी को अपने हाथों से ही खाना खिलाया और आरवी बोली, बस आई एम वेरी हैप्पी। वंश बोला, आरवी मैं कब से हैप्पी बनूंगा? आरवी वंश की बात सुनकर एकदम सकपक आ गई। करवा चौथ के रात आरवी इतनी सुंदर लग रही थी, वंश अपने आप को नहीं रोक पा रहा था और आरवी ने बर्फ जैसे ठंडे शरीर के बाहों में लेते हुए वह सिहर उठा। अब तो वंश को ये भी लगने लगा था कि शायद वह ही नामर्द है, जिस कारण आरवी को वह उत्तेजित नहीं कर पाता है। वंश इतना परेशान हो गया था कि उसके फैसला कर लेना कि वह 2-3 दिन के लिए गोवा जाएगा। जब तक वह आरवी को बताया तो आरवी अपना सामान भी रखने लगी। तब वंश बोला, आरवी मैं चाह रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी छाया से दूर भागती हो, तो तुम यहाँ पर अपनी कंपनी एंजॉय करो। आरवी को वंश से यह उम्मीद नहीं थी, पर वह क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन वंश लौटा तो आरवी वंश से बोली, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुमसे आगे मुझे छोड़कर मत जाना। पता है ना मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी। आरवी तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतों को क्या करूँ? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो या मेरे लायक नहीं हो? आरवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सज़ा है, यह गलती जिसे मैं जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किया था। अचानक आरवी ने यह कहकर अपनी जीभ काट ली। वह सख्ते में आ गया सदमे में आ गया। क्या यह शादी आरवी के लिए सजा है? वंश को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। माना कि
आरवी से पूछे कि जब शादी का मन नहीं था तो क्यों उसकी ज़िंदगी खराब की। आरवी के मुंह के बात निकल गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंश आहत हो गया। शाम को जब आरवी वंश के लिए चाय ले आई तो वह चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, वंश, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आरवी, मुझे पूरा सच जानना है, मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से मुक्त करा दो। आरवी धीरे आवाज़ से बोली, वंश, पूरा सच जान के आप मुझ पे नफरत करने लगोगे, शायद घर से चले जाने के लिए भी कह दो। वंश, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, यह घर मुझे अपना सा लगता है, आप मुझे अपने से लगते हो। वंश प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर कर बोला, आरवी, मैं भी तुम एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर ही बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी तब मेरी ज़िंदगी में रोशन आ गया था। मैं उससे बेहद प्यार करने लगी थी और वह भी मुझे बेहद चाहता था। वंश रोशन के साथ मैं थोड़ा आगे तक निकल गई थी, जिसे हमारे समाज में गलत मानते हैं। मैं उससे प्यार में बावरी हो गई थी। जब मेरा परिवार लड़का देखने लगा तो मैं परिवार के रोशन के बारे में बताया, पर मम्मी पापा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे लोग उस जाति से हैं जो काफ़ी रूढ़िवादिता होते हैं और आर्थिक रूप से भी रोशन के परिवार अधिक संपन्न नहीं था। पर मेरे ऊपर इश्क का जुनून सवार था। मैंने रोशन को जब सारी बात बताई तो उसने कुछ सोचने का समय दो। एक दिन जब मुझे पता चला कि लोग मुझे मिलने आ रहे हैं तो मैं रात को ही घर से निकल गई और रोशन के फ्लैट पे पहुंच गई। रोशन मुझे इस तरह देख रहा था, हक्का बक्का रह गया। उसके 2 और दोस्त थे, वही उसके साथ रहते थे, मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर रोशन मुझे एक कमरे में लेके और बोला, चलो आज फिर से स्वागत मना लेते हैं। मैं घबरा गई और बोली, रोशन प्लीज़ अभी नहीं, तुम कुछ भी करो, मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। पर रोशन हंसते हुए बोला कि जान वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही रोशन को धक्का दिया वह तिलमिला उठा और बोला, निकल जाओ यहाँ से, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, जाकर पहले सेक्स एजुकेशन लो, फिर शादी वादी के बारे में सोचना। निहायत ठंडी हो तुम, पहली बार भी तुम एक लाश की तरह पड़ी रही। जब मैं रोशन के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया, भैया ने 3-4 थप्पड़ लगाया दिए। पापा मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहे थे। सब ने मुझे चरित्रहीन और गिरी हुई लड़की मान लिया, लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं करी। मैं अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही थी, चाहती थी कोई भी मुझसे बात करे, मेरा साथ मेरे दर्द को बांटे। बस मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं रोशन पर भरोसा किया। पर कभी लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, कभी कोई फैसला लेना ही नहीं आता है। फिर लगता है शायद रोशन ठीक ही कहता है, मैं सेक्स के लायक नहीं हूँ। आप लोग कब आए और कब मेरी शादी तय हुई, मुझे शायद कुछ भी याद नहीं। और जब मैं आरवी फुट फुट के रोने लगी, उसकी हिचकियाँ बंद पड़ गई और फिर वह आगे बोलती रही, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं आज तक तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाई हूँ, शायद मैं किसी पुरुष को भी खुश नहीं कर पाऊँगी। बस सारी बातें सुनने के बाद बोला, आरवी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो। तुम्हें रोशन जैसे लड़के ने कुछ भी नहीं कहा और तुमने उसे सच मानकर स्वीकार कर लिया। नई जिंदगी को खुले दिल से स्वीकार करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करा दूंगा, अन्यथा खुद ही इन पूर्वाग्रहों को मुक्त करो। आरवी हिचकिचाते हुए बोली, बस आप क्या मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की नहीं मानते। आरवी उस हिसाब से मैं अधिक चरित्रवान हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में तुमसे पहले 3 लड़कियाँ आई थी। आरवी फिर सहमते हुए बोली, अगर मैं आपकी पूरी उम्र पत्नी का सुख नहीं दे पाई तो आरवी मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान शारीरिक नज़दीक से अधिक ज़रूरी है। फिर डॉक्टर किस चीज़ के लिए है और डॉक्टर इस सब चीज़ के लिए है। सबसे पहले अतीत के पन्नों को फाड़ दो, खुद की अतीत से मुक्त करा दो, खुले दिल से अपना लो और फिर एक तरफा ही रोशन और उसके परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ़ कर दो। तुम्हारे परिवार में जो भी हुआ वह सही है,
या गलत मुझे नहीं पता, पर उसे माफ़ करो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते से अपना नहीं कर पाओगी। उस रात घर के कोना कोना खुशी से भरा था। आरवी लाल और हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। बस आगे बढ़ के आरवी को गले लगाने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए एकाएक रुक गया। आरवी ने चुप्पी से वंश को गले लगा दिया और वंश ने महसूस हुआ कि मानो आज वास्तव में आरवी उसके अतीत से मुक्त हो गई है और बाहों में पिघल रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप अगली स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी।